था। इनफैक्ट आपको याद होगा हमने राइट टाइम पे एचडीएफसी बैंक में एक एनालिसिस लेके आए थे हर्ष सत्या कि क्यों एचडीएफसी बैंक का रिस्क रिवॉर्ड इस समय इतना शानदार हो गया है कि आपको उस तरफ नजर रखनी चाहिए। उसके अलावा भी अब स्ट्रीट पे एनालिस्ट बात कर रहे हैं किस तरह का एडिशनल इनफ्लो इस कंबाइंड एंटिटी में आ सकता है, और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हर्ष हैं जो बताएंगे 2 दिन में कम से कम 60 रुपए चला है एचडीएफसी बैंक। अभी ये रैली जारी रह सकती है? हर्ष बताइए। जी हाँ, तो एचडीएफसी बैंक में शायद से $3 to $6 बिलियन की पोटेंशियल एफआई बाइंग आ सकती है। जब हम रिवाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंबाइंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को जब देखते हैं और एनालाइज करते हैं, अराउंड 17.25% का हेडरूम रहता है शेयर होल्डर्स को, एफआई शेयर होल्डर्स को, जो कि आइडियली 15% पे होना चाहिए था। तो ये जो एडिड हेडरूम है उसमें शायद से और बाइंग आ सकती है। तो $3 to $6 बिलियन वर्थ ऑफ बाइंग हो सकती है, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें मिली है। और लार्जली हमने कल भी देखा 2 साल से एचडीएफसी बैंक ने कुछ किया नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, तो उसमें भी एक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल आया है। जबकि बुक 40% से ग्रो हुई है और पैट भी 40% और बुक वैल्यू भी 40% से ग्रो हुआ है, पर स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। तो एक अच्छा पोटेंशियल यहाँ दिख रहा है एचडीएफसी बैंक में। और अब जो कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि एफआई में भी और बाइंग आ सकती है, तो एक अच्छा अपसाइड दिख रहा है। ठीक है, तो एचडीएफसी पे हर्ष आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देते हुए, इन्होंने कल भी आपको जानकारी दी थी, आज भी आपको वापस से अपग्रेड कर रहे हैं। इस पीछे खबर नीचे आप देख पा रहे हैं अडानी के एफपीओ को लेकर, और इस 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में खुलेगा। 20,000 करोड़ रुपए की रकम है। इसके बारे में भी हमने आपको पहले ही बताया भी था कि करीब 20,000 करोड़ रुपए का एक एफपीओ प्लान हो रहा है, आ सकता है। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में, लेकिन एक अपडेट, एक खबर आई थी बीच में जिसमें डेट्स आ चुके हैं, वो मैं आपको उससे अवगत करा रहा था। 2 मेहमान, 2 टेक्निकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सुदीप शाह हैं और साथ ही राजेश पालविया हैं। आप दोनों का स्वागत है आज कार्यक्रम में। सुदीप, आपसे आज शुरू करते हैं। मार्केट 18,200 क्लोज होते होते टेस्ट करके क्लोज भी करने की पोटेंशियल है इसमें? गुड आफ्टरनून अजय जी। एब्सोल्युटली, जो हिसाब से पिछले 2 दिन से हमने एक स्ट्रॉन्ग रैली देखा है मार्केट में, कि जहां से हमने देखा है कि 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद हमने 18,080 18,090 के ऊपर सस्टेन होते मार्केट को देखा, और आज एक फॉलोअप हमें अपमूव दिख रहा है मार्केट में। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से आज निफ्टी ने अपने 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस किया है और सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे जो हिसाब से, और दूसरा अगर हम डेटा देखें, हम निफ्टी में 18,200 18,150 ये सब में बहुत जम के पुट राइटिंग हो रही है, प्लस 18,100 और 150 में से कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। तो ये मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जो हिसाब से सेटअप है आज, इसको कैरी करके लेके जाना चाहिए निफ्टी को कल के लिए। और 18,130 18,120 का एक अच्छा सपोर्ट है। इसके सामने निफ्टी 18,240 18,260 तक एक बार जो प्रायर इसका स्विंग रेजिस्टेंस है, ये यहाँ तक जा सकता है। की राय यहाँ पर पॉजिटिव स्टांस 18,150 के अहम लेवल को रिक्लेम कर लिया है निफ्टी ने। लगे हाथ सुदीप, आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बता दीजिए। मेरा आज का पहला ट्रेडिंग आइडिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमने देखा है मेटल स्टॉक्स जो हिसाब से मूव हो रहा है, डॉलर इंडेक्स वीक होते हुए हमने देखा है, तो यहाँ पे इसने अपना एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 89 89.5, ये इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। और अपना जो इसके जो मूविंग एवरेजेस है, जो 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 और 100 डीए में, ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और आज जो ब्रेकआउट दिया है इसने, ये कम से कम अपने मई के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मेटल स्टॉक्स में आज जो जम के बाइंग हो रही है, ये मोमेंटम ये स्टॉक में बना रहेगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। और सेल में यहाँ से हम 88.5 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और 95 96 के टारगेट के लिए हम यहाँ पे ये स्टॉक में हम देख सकते हैं। दूसरी मेरी पिक होगी रेमंड। ये कैश स्टॉक है। कैश में हम अगर देखें तो रेमंड में एक बहुत अच्छा मूव आया था 1100 से लेके 1600 तक। इसके बाद 1400 1450 के करीब स्टॉक आया, रिटेस्ट किया एक सपोर्ट जोन पे, और फिर से पिछले 3-4 दिन में हम देख रहे हैं कि स्टॉक में मोमेंटम अच्छा बन रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है, और स्टॉक अपने 50 डीएमए से सपोर्ट लेके वापस से रिबाउंड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा मूव यहाँ पे भी आ सकता है। 1510 के स्टॉप लॉस से 1600 के टारगेट के लिए हम रेमंड में बाय कर सकते हैं। ट्रेडिंग आइडिया राजेश से भी उनके ट्रेडिंग आइडिया जान लेते हैं। राजेश, आप कौन से स्टॉक से बेट कर रहे हैं अभी?
स्टॉक आइडिया है, पहला स्टॉक फर्टिलाइजर स्पेस से, उसमें चंबल फर्टिलाइजर रडार पे स्टॉक में एक करेक्शन के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके यहाँ से वापस से एक रिवर्सल बनाया है। तो हमें लगता है चंबल यहाँ से बजट के पहले एक अच्छा मोमेंटम फर्टिलाइजर स्पेस में बनते हुए दिख रहा है। चंबल यहाँ पे हमारी प्रिफर्ड पिक होगी, 320 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 300 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक मेटल स्पेस से और टाटा स्टील, हमने ये स्टॉक पे पहली भी कई बार रिकमेंडेशन दिया और अभी भी हमें लगता है जिस तरीके के मोमेंटम बने टाटा स्टील में, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 130, 135 की तरफ, 132 की तरफ आते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 118 के आसपास। तीसरा स्टॉक है एफएमसीजी स्पेस से और उसमें ब्रिटानिया हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके के आज लॉन्ग बिल्टअप बने हैं स्टॉक को, अगर डेली सेटअप पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है जो पिछले दिनों में करेक्टिव मूव था मार्केट में, ऑलमोस्ट सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब करते हुए दिखा स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से, और उसके पास से ही वापस से एक अच्छा रिवर्सल ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रिटानिया में ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 4480 तक की अपसाइड हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 4365 का। के पास वापस आते हैं। राजेश, आप मेट्रो ब्रांड्स के जरा चार्ट्स चेक करके बताएं, अगर कर सकते हैं। डेटा हालांकि कम होगा क्योंकि रिसेंट आईपीओ है, लेकिन बाजार की बहुत इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर स्टॉक में और काफ़ी फंड्स ने और पीएमएस प्लेयर्स ने मेट्रो को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट भी बना रखा। हमारे साथ पारिक साहब जुड़ रहे हैं, मैनेजमेंट मेट्रो ब्रांड्स के। पारिक साहब, हालांकि आपके प्रॉफिट्स तो काफ़ी अच्छे ग्रो किए इस क्वार्टर, लेकिन मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला। अगर आप ये बता सकें कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या ट्रेंड देखते हैं, मार्जिन रिवर्ट बैक करेगा 38% की तरफ या थोड़ा दबाव में रह सकता है, क्योंकि अभी पीक प्रेशर जो है मार्जिन के शायद हमारे पीछे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे हमें इनवाइट करने के लिए। मार्जिन्स की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन्स तो हमारे स्ट्रॉन्ग रहे हैं। इनफैक्ट एक क्वार्टर में हमारा मार्जिन 59.2% था। इवन अगर हम लोग एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन भी 34.5% के करीब मार्जिन रहा है। मार्केट को हमने हमेशा गाइड किया है कि इन टर्म्स ऑफ मार्जिन वी आर वेरी कंफर्टेबल विद रेंज ऑफ एबिटा मार्जिन की बात करें तो अराउंड 30 to 33% के रेंज में हम काफी कंफर्टेबल हैं। ग्रॉस मार्जिन का भी हमने रेंज दिया है कि वी आर वेरी कंफर्टेबल बिटवीन 55 to 57, 58%. सो ऑन गोइंग बेसिस वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये मार्जिन हम ये रेंज के मार्जिन जो हमने गाइड किए हैं वो हम कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर पाएंगे। कौशल, आपके जो प्रॉफिट्स है वो करीब है 113 करोड़ रुपए के आसपास, और इसमें जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो करीब आता है 50 करोड़ रुपए के आसपास का। ये और बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना बढ़ सकता है, मतलब इसकी कोई गाइडेंस है आपके पास? अब ई कॉमर्स का बिजनेस अगर हम देखें प्री कोविड ये 2% ऑफ हमारा टर्नओवर हुआ करता था, जो बढ़कर अभी 8.4% हुआ है। अगर हम लोग 9 मंथ्स की बात करें, दिसंबर एंडेड 22 9 मंथ्स की बात करें तो अराउंड 8.4% रहा है। हमें लगता है ई कॉमर्स एक क्रिटिकल पिलर है हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए। आज का कस्टमर एक ओमनी चैनल एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करता है। उनको दुकान में जाके बाय करना है या ऑनलाइन बाय करना है जो दुकान से डिलीवर करे, तो हमारे लिए ये बहुत क्रिटिकल ग्रोथ पिलर है। हावेवर हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन में काफी विश्वास रखते हैं, तो ई कॉमर्स में भी हम हमारा सेल्स बढ़ाना चाहेंगे और प्रॉफिटेबली बढ़ाना चाहेंगे। हम जनरली डिस्काउंट्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, तो वो फिलोसॉफी हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। शानदार कमेंट्री आती हुई मेट्रो ब्रांड से। बहुत बहुत शुक्रिया फारिक साहब आज हमसे बात करने के लिए। कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज पर नजर डालते हैं। रिजल्ट पर कैसे ट्रेड किया जाए। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आना बाकी हैं और स्टॉक्स करेक्शन के बाद भी कहीं ना कहीं 1120-30 के आसपास जमा हुआ है। इसको 3 महीने 6 महीने देखेंगे तो काफी अच्छी इसने दौड़ लगाई है। नंबर्स के पहले पोजीशनिंग क्या है, चार्ट्स क्या बोलते हैं, सुदीप आप बताएं। अजय जी, इंडसइंड का अगर हम चार्ट देखें तो पिछले 10-17 से ये 1240 और 1205 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है।
और आज भी हम और पिछले 3-4 दिन का अगर हम ये देखें, प्राइस एक्शन देखें, तो ये 1210 1215 जहां पे इसके 13 डीएमए है, 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। बट 3 दिन से लोअर टॉप बना रहा है। तो मुझे लग रहा है कि हमें रिजल्ट के लिए रुक जाना चाहिए, एक बार प्री रिजल्ट कोई बेट नहीं लेना चाहिए। और 1240 के ऊपर अगर एक बार स्टॉक निकलता है तो ये 1280 1300 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है, मुझे लग रहा है, जो सबसे मीडियम टर्म मोमेंटम ये स्टॉक में बना हुआ है। तो 1240 के ऊपर मेरी कंडीशनल बाय रहेगी यहाँ पे, 1210 के स्टॉप लॉस से 1280 और 1320 के टारगेट के लिए। फेयर पॉइंट। रिजल्ट के पहले आप ट्रेड नहीं लेंगे, एक बार रिजल्ट देख लें। तो आइए जान लेते हैं कि रिजल्ट आ कैसे सकते हैं। हर्ष बताइए। जी हाँ, अब जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इंडसइंड बैंक का वो आएगा 4500 करोड़ के आसपास, 18.5% एक अच्छा बाउंस दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3700 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा, अब वो 11.5% से ग्रो होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रोविजनिंग लार्जली फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो, और इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखाता हुआ 1100 करोड़ के आसपास वो पर्टिकुलर नंबर है एक्सपेक्टेड। तो 4% डी ग्रोथ आएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, कम होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पैट 1950 करोड़ पे आएगा, स्लाइटली हायर, और वो एक 57% जंप दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जब जीएनपी एनएनपीए का ट्रेंड देखे तो लार्जली इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखेगा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में। पर जो निम का नंबर है वो एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा रहेगा जिस पे स्ट्रीट की नज़र होगी कि कितना प्रेशर में है वो निम। ठीक है, ये रही इंडसइंड बैंक के नतीजों के अनुमान। हर शुक्रिया ये अनुमान बताने के लिए। एशियन पेंट्स के भी नंबर्स आएंगे और नंबर्स से पहले कॉशियस ट्रेंड, और एशियन पेंट्स में तो गिरावट भी राजेश जी काफी दिख चुकी है। एक बार चार्ट चेक कीजिए, उसके बाद नंबर्स पर अनुमान भी जानेंगे। तो मानसी जी, काफी बड़ा करेक्शन एशियन पेंट में हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, और जिस तरीके के ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिले, स्टॉक ऑलमोस्ट अपने एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि करीब 2880 2850 के जोन में, उसके आसपास ये गिरावट थमते हुए दिख रही। हालांकि स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि अगर यहाँ पे अब 2950 के ऊपर अभी स्टॉक अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 3050 की तरफ लेके जा सकता है। बट सलाह ये होगी, जो भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का अगर ट्रेड बनाते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। वो होगा करीब 2870 के आसपास। वो लेवल अगर वायलेट होते हैं तो फिर ये फर्दर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक ने एक लोअर साइड पे 2870-80 के जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। लेकिन 3000 इसके लिए मेजर हर्डल का काम करेगा अभी नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। जी, आपका टेक्निकल नजरिया अनुमान के साथ भी मैच कर रहा है। एक बार पूजा से समझते हैं एशियन पेंट्स के नतीजे कैसे रह सकते हैं। पूजा, आप बताएं। एशियन पेंट्स के नतीजे मिले जुले रह सकते हैं। आय में हमारा अनुमान है कि 11% की ग्रोथ रहेगी। कामकाजी मुनाफा 9% से बढ़ेगा कंपनी का। जो मुनाफा है उसमें 13% से 14% की ग्रोथ का अनुमान है, और जो एबिटा मार्जिन होगा उसमें कमी आ सकती है सालाना आधार पर। लेकिन इस बार सीक्वेंशियली नंबर को भी कंपेयर करिए, क्योंकि कच्चा तेल जिसमें गिरावट आई थी वो भी यहाँ पर फैक्टर प्ले करेगा। और अगर सीक्वेंशियली हम देखेंगे तो कामकाजी मुनाफा 38% बढ़ा दिखेगा कंपनी का, मुनाफे में 47% की ग्रोथ, और जो कामकाजी मुनाफा है वो 14.5% से बढ़कर 17.9% के आसपास ये फिगर देखने को मिल सकते हैं। तो कामकाजी मुनाफे और ग्रॉस मार्जिन के फ्रंट पर हमारा अनुमान है कि नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। एक तो प्रोडक्ट मिक्स भी इनका काफी बेहतर था। नवंबर और दिसंबर के दौरान इन्होंने हाई मार्जिन इनके प्रोडक्ट्स पर फोकस किया था, तो उसका फायदा इस बार मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ की अगर बात करें तो वहां पर थोड़ा दबाव दिखेगा। सालाना आधार पर 5% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है, और अगर पिछली तिमाही से भी कंपेयर करें तो हाई बेस था, 18% की ग्रोथ वहां पर देखने को मिली थी। तो उससे कंपेयर करें तो वॉल्यूम ग्रोथ इस बार म्यूटेड दिखाई देंगे। इन तमाम बातों के अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी इंपॉर्टेंट होगी। वॉल्यूम और डिमांड आउटलुक ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी नजर आ रही है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। प्रोडक्ट मिक्स को लेकर कंपनी की क्या स्ट्रैटेजी है, और कंपटीशन उनको ओवरऑल कैसा दिखाई दे रहा है, इन तमाम बातों से जुड़े जो मैनेजमेंट कमेंट्री होगी उस पर हमारी नजर रहेगी।
ठीक है, ये एशियन पेंट्स के नंबर्स के बारे में तो हमने आपको अवगत कराई दिया है। इसका एक टेक्निकल चार्ट का भी एक व्यू पॉइंट लेंगे, लेकिन 3 बज चुके हैं तो मिस्टर भसीन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका एक अपडेट लेते हैं, फिर एशियन पेंट्स के बारे में चर्चा आगे बढ़ाएंगे। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। 18,150 के ऊपर आज क्लोज कर रहे हैं। आप कह भी रहे थे कि 18,500 जल्दी आ जाएगा। और सर अपडेट दे दीजिए, और कोई नया शेयर आपने ढूंढा तो वो भी बता दीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून। पहले तो 18,250 बिक गया निफ्टी। आप उस समय पूछ रहे थे कि क्यों जाएगा बाजार ऊपर, तो बाजार जाने और ऊपर आ जाने और नीचे आने की बात होती है कि ग्लोबल रैली है, और आप इसलिए नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे कि कुछ मनी है गॉन फ्रॉम इंडिया टू चाइना और वेरेवर। वो जिसकी नजर थी वो थी। शेयर बाजार तो भाव के साथ चलता है, और भाव आपके फेवर में था उस समय 17,800। 1 मिनट के लिए सर, भसीन साहब 1 मिनट के लिए सर मैं एग्री आपके साथ पॉइंट करता हूँ, लेकिन सर हम तो पत्रकार हैं ना सर, हमारा तो काम ही पूछना। 1 मिनट के लिए हम पूछेंगे ना सर कि 18,200 अगर जा रहा है तो आप जा रहे हैं 100% है, लेकिन आप बता दीजिए बस। हाँ, तो आपको अपडेट भी दे दूं। सीमेंस, हिंडाल्को, अशोक लीलैंड, जीएमआर, अल्ट्राटेक, सेल, टाटा स्टील, कमिंस, हैवेल्स, टाटा केमिकल देखिए 1,000 रुपए हो गया, जो आपको 970 रुपए में बहुत जोर से कहा था। सारे टारगेट हिट हो गए। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। हेलो जी बताइए वसीम जी। हाँ डिम्पी जी, और 18,500 के दर्शन जरूर होंगे। मंडी वाले रह जाएंगे और सोचते रह जाएंगे क्यों और कहाँ नहीं होता। शेयर बाजार पैसे से बनता है और पैसा अब आ रहा है इंडिया में। तो पहली पिक है, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा था आइडिया विल स्टे थ्रू दिस प्रॉब्लम। दे आर नाउ सेलिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर इंडस टावर, एंड द गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट टिल द प्राइस कम्स टू 10 द लोन विल नॉट बी रिकास्ट. The company will not let go, and Bharti has today given that there is no problem, there are no refusal to let this stake sale go through. Stake sale जाता है तो cash आता है, and I think that sooner rather than later you may see 10 rupees coming, which will allow the government to convert the loan into equity, which is a very big positive. तो यहाँ से risk reward 7 रुपए 20 पैसे में 10 रुपए जाने का बहुत अच्छा है, और आप स्टॉप लॉस 6.5 का रखिए। लेकिन आई थिंक यू कैन गेट अ 50% जंप इफ इट गोज टू 10 रुपीज, विच इज द कन्वर्जन प्राइस। सो आइडिया इज माई टॉपिक। सेकेंड इज डीएलएफ। अनक्वेश्चनेबली कमर्शियल रियल एस्टेट जिस तरह से ग्रो कर रहा है, डीएलएफ इज अ नो ब्रेनर। 375 रुपए में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 365, 400 का टारगेट बिफोर द बजट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, Tata Motors, I think 406, 407 में you have can't but make money in this. The China reopening, the JLR sales are going to be huge. Tata Motor can be an outperformer. 440 का टारगेट है, स्टॉप लॉस ऑफ 398. ऑलराइट संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने स्टॉक आइडियाज हमसे शेयर करने के लिए। टाटा मोटर्स, आपको याद होगा अभी मैनेजमेंट ने अपने फ्री कैश फ्लो एस्टिमेट को भी शेयर किया है, काफ़ी बड़ा नंबर है कंपेयर टू जो स्ट्रीट पकड़ के चल रही थी, तो इसको आप अपने रेडार पे ज़रूर रखें। हमारे साथ सुशील केडिया जुड़ेंगे जल्द ही, लेकिन उससे पहले बाजार में क्या गपशप हो रही है डीलिंग रूम्स में, वो रेडी हो रहे हैं। वो बताने के लिए हमारे साथ शरद हैं। कौन से स्टॉक के बारे में बातचीत हो रही है HNI सर्कल्स में, डीलिंग रूम्स में? शरद बताइए। बिल्कुल, तो जो है हम लोग जो शुरुआत में बात करूंगा 2 स्टॉक्स का, जो वो है HCC और आपके जो कहते हैं उषा मार्टिन। और हम लोग जो है ना पहले इस सेगमेंट में हमने कवर की थी, और आज देख रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स में जो है तेज़ी देखने मिल रही है। लेकिन अब हमारी बातचीत चल रही है एनालिस्ट के साथ और डीलर्स के साथ, तो सबसे पहले ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में लूँगा ABFRL और ट्रेंड। अब ये दोनों स्टॉक्स हमने इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे HNI बाइंग जो है स्टार्ट हो गई है, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि टेक्निकल एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी एक बॉटम आउट हो चुके हैं दोनों स्टॉक्स, और वो कह रहे हैं कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स रहेंगे। अगर ट्रेंड की बात करें तो 5 दिन का लगातार लूजिंग स्ट्रीक को स्नैप किया, ABFRL ने भी 2 दिन का लूजिंग स्ट्रीक को जो है स्नैप किया। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि दोनों स्टॉक जो है 2022 के हाई लेवल से देखिए तो 20% से ज़्यादा का गिरावट जो है देखा गया है। अब दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है रेमंड, और यहाँ पे जो है डीलर्स जो हैं कह रहे हैं कि क्लाइंट्स को बाई करवा रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि Q3 रिजल्ट्स जो हैं
थोड़े स्ट्रांग होने वाले हैं और पिछले 2 दिन देखें तो यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग वॉल्यूम्स भी देखने मिल रही है। अब 2 अहम ट्रिगर रहने वाले हैं रेमंड्स के नतीजे में। सबसे पहला रहेगा ऑफ कोर्स उनके जो अपैरल बिजनेस है और 2 साल बाद जो है एक हैवी सेल्स देखने मिल सकती है क्योंकि वेडिंग सीजन था। और दूसरा जो है कमेंट्री उनकी रहने वाली है थाने लैंड पार्सल के मोनेटाइजेशन को लेके और उनके जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसका क्या आउटलुक रहने वाला है। और इसके अलावा पिछले 6 महीने में रेमंड के जो है 10% शेयर्स की गिरवी को भी जो है कंप्लीट किया प्रमोटर्स ने। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि साल के जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे चल रही है वहाँ से 6% दूर रेमंड है। तो आपके जो है 2 स्टॉक्स ग्रुप आप फोकस में रखेंगे, एक रहेगा ABFRL ट्रेंड और दूसरा रहेगा रेमंड। अपने स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए शरद जिनके बारे में बातचीत हो रही है बाजार में, सुशील केडिया जी हमारे साथ हैं। सुशील, आप काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य अब काफ़ी बेहतर है। हम आपको इसलिए याद कर रहे थे यहाँ 1800 देश पे क्योंकि आपने बहुत ही धमाकेदार कॉल दी थी, एकदम बाजार जब बुलंदियों पे था कि केयरफुल रहिए, बाजार में एक ठीक ठाक एक गिरावट आ सकती है। ग्लोबल मार्केट्स भी उसके बाद रिवर्स हुए और इंडियन मार्केट्स भी रिवर्स हुए। 17,760 का लो बना के अब हम एक रिबाउंड में हैं। तो इस रिबाउंड को खेलने के लिए क्या लोग उत्तेजित तो हो रहे हैं, वैसे आप उनको क्या कहेंगे? क्या ये फॉल जिसको आपने प्रीएम्प्ट किया था बहुत अच्छे टाइम पे वो हो गई है, बॉटम बन चुका है या अभी भी डाउनसाइड ओपन है? पहले ये समझाएं। देखिए, ग्लोबल मार्केट से शुरू करते हैं जी। S&P, नैस्डैक और कुछ यूरोपियन इंडिसेस ने लास्ट 7-8 दिन से रैली की है और भारतीय इंडिसेस ने ये प्री बजट रैली बनाने की सिर्फ कोशिश की है और कोशिश ही कर पा रहा है, बाजार रिसड़ रहा है ऊपर की तरफ लास्ट 3-4 दिनों से। तो अगर प्री बजट रैली भी पूरी तबीयत से नहीं बन पा रही है तो एक बेसिक स्क्रीन रीडिंग से भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो गिरावट आई 19,100 से तकरीबन 17,800 तक, वो गिरावट का पहला चरण था। और किसी भी लंबी दौड़ में या एक माध्यमिक दौड़ में थोड़ा सा थकान, थोड़ा सा रुकावट, थोड़ा सा विराम सा आता है। एक छोटी सी रैली बन रही है। अगर मैं आपको ये निफ्टी की चार्ट दिखा पा रहा हूं, मेरा स्क्रीन तो शेयर्ड है आपके साथ, ये डाउन ट्रेंड लाइन टूट गई, चलो ये डाउन ट्रेंड एक बार अरेस्टेड हो गया, डबल बॉटम बन गया। अब बजट की तेजी है, वो भावनाएं अपनी जगह पर है, विश्लेषण अपनी जगह पे है। पिछले 45 बजटों में से 42 बजट में बाजार ने बजट के 1-2 दिन प्लस माइनस में बड़ा रिवर्सल दे दिया। अगर कुछ बजट्स के अंदर में लगातार पहले से गिर रहा था और बाजार खाली साइडवे से गया तो ये 8-9 दिन की रैली अगर ये चल पड़ती है तो भी बजट की तेजी बनाने लायक चार्ट नहीं है अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस निफ्टी। ज्यादा से ज्यादा इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूं, और अगर वो आंकड़ा टूट गया तो फिर चार्ट रिवाइज होगी, कठिन लगता है कि 18,440-50 के ऊपर निफ्टी सस्टेन हो और कोई जाएगी वहां तक उसका भी कोई गारंटी नहीं है। और अमेरिकन बाजार की जो बात मैं अधूरी छोड़ गया था, हो सकता है 1-2 दिन में वहां मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन में वहां वापस एक नई बड़ी गिरावट का दौर शुरू हो जाए। तो इसी प्रकार से अगर बैंक निफ्टी पे चले, देखिए बैंक निफ्टी का ये जो ऑल टाइम हाई आया उसी दिन निफ्टी ने अपना लोअर टॉप बनाया था। बैंक निफ्टी तकरीबन 7-8 दिन पीछे चल रही है निफ्टी से, और इसका जो नेचर भी है ये बहुत छलकपट करती है और बहुत ज्यादा चंचल है। तो कोई यहां से बहुत बड़ी सस्टेनेबल तेजी बन जाएगी ऐसी चार्ट बिल्कुल नहीं है। HDFC और HDFC बैंक को छोड़कर और कुछ हद तक कोटक को छोड़कर फाइनेंशियल स्पेस में सब कुछ मुझे लगता है बस थोड़ी सी ये 1-2 दिन की जरा सी उछल कूद होने के बाद इनको वापस हमें दबा के बेचना है। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। अब मेटल सेक्टर पर बात करते हैं। मेटल सेक्टर के लिए कई सारे पॉजिटिव्स तो हैं ही और शाइन लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना रीओपनिंग का बेनिफिशियरी है, हम देख रहे हैं डिमांड, इंफ्रा डिमांड भी बढ़ रही है और ताजा खबर है कि शार्प अपटिक है स्टील, हॉट रोल्ड कोल्ड प्राइसेस में। मेटल में कहां कौन से शेयरों पर आपकी नजर है? देखिए, मैं फंडामेंटल्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, पर ये जो स्ट्रक्चर है बाजार का, ये जो नेचर है मार्केट्स का, ये भाव आज जो बन गए, जिस तरह की बेतहाशा रैली स्टील स्टॉक्स में हो गई, खासकर जिंदल ग्रुप स्टॉक्स में, तो इस माहौल को जस्टिफाई करने के लिए ऑलरेडी भाव बन चुके हैं। हम स्टील के सारे स्टॉक्स में सेल सिग्नल के इंतजार में है। इसका मतलब ये नहीं कि इनको आप कल ही बेच दीजिए, हमें लेना नहीं। जो होना था हमें लगता है बेस्ट से बेस्ट हो चुका है। जब सेल का सिग्नल आ जाएगा तो हम बेचेंगे। बाकी के बचे वेदांता में बहुत ज्यादा नॉइज है, बाकी मेटल्स में, और आपका हिंडाल को भी थोड़ा सा नॉइजीली रिसड़ रहा है ऊपर।
मेटल्स में इस वक्त जो हमें चार्ट कंफर्टेबल लगती है, एनएमडीसी की चार्ट को छोड़कर, वो भी ट्रेडिंग नहीं, आप 4-6 महीने के व्यू से उसे पकड़ के बैठिए। और बाकी मुझे लगता है मेटल सेक्टर बस इंतजार कर रहा है कि अच्छी खबरों और अच्छे माहौल के बाद अचानक से ऐसा क्या आएगा कि ये मेटल सेक्टर बहुत बड़ा करेक्शन दे सकते हैं। मेटल सेक्टर के जितने भी स्टील के स्टॉक्स हैं। ठीक। सुशील सर, इसके अलावा मेटल्स के अलावा कहीं और आपने ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा फोकस किया हो? कोई बहुत सारे, कोई ऐसा सेगमेंट, कोई थीम मार्केट की? बहुत सारे सेक्टर्स पर मैंने आपको और काफी स्टॉक्स भी छांट करके लिस्ट भेजी है। अगर इस वक्त कोई प्री बजट रैली खेलने लायक सेक्टर लगता है जो कि बजट के बाद भी बड़ा सस्टेन हो जाए, मैं गेस नहीं करना चाहता कि हमारी आदरणीय वित्त मंत्री क्या करेंगी, बट मार्केट जिस तरफ पोजीशन लग रहा है, कंज्यूमर स्टोरी मुझे लगता है अगले 6 महीने के लिए ऑलरेडी अब यहां से बॉटम बनाकर अच्छी खासी तेजी का रुख बना रही है। और ये एफएमसीजी कंज्यूमर स्टॉक्स में बहुत सारे टाइप के मिनी सेक्टर्स भी हैं। तो ये वोल्टास और वर्लपूल एक तरफ मुझे लगते हैं कि वेट कर रहे हैं हम, कुछ समय में आ जाना चाहिए बाई सिग्नल, बहुत करीब है हम उसके, कि हो सकता है यहां से इतने बड़े भाव इनके बन जाए यहाँ पे अगले 4-6 महीने में कि आज वो भाव की बात करना थोड़ा आश्चर्य का कारण लगेगा। तो 40-50% तक की मैं बाउंस देख रहा हूं वहां। जुबिलेंट फूड वर्क्स चार्ट के हिसाब से दे चुका है ब्रेकआउट और इसमें भी तकरीबन 40 से 50% की मूव। डिक्सन, आपके बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो एफएमसीजी में, चाहे आप टाटा कंज्यूमर ही ले लीजिए, इनका सबका करेक्शन लंबे समय से जो हो चुका है और एक एक करके इस सेक्टर में अब बार बार अलग अलग बाइज ही बनेंगे। हो सकता है बजट के बाद या तो पूरा ओवरऑल मार्केट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पकड़ेगा तो भी सेफ हेवन बाइंग आ जाएगी, या वो कंज्यूमर स्टोरी चलेगी। तो एक कंज्यूमर्स हो गया, और दूसरा ऑयल एंड गैस में जो हम लगातार आपके साथ पिछले 3-4 महीने बने हुए थे कि 2023 की स्टोरी बन सकती है, एक बड़ा अच्छा मूव अक्रॉस द बोर्ड हो गया। अब एक बहुत स्मॉल रियलिस्टिक 10-12 दिन का मैक्सिमम करेक्शन लगता है और उसके बाद मुझे धुआंधार चाल वापस आगे ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स में भी लगती है। मे बी रिफाइनरीज कैन बिकम द स्टोरी ऑफ 2023 प्योरली चार्टिकली स्पीकिंग, और उसमें चूंकि सबसे ज्यादा हाई बीटा आपके एमआरपीएल, कोचिन, चेन्नई पेट्रो हैं, तो वो सबसे ज्यादा उछलेंगे, हो सकता है डबल भी हो जाए। और आईटी लार्ज कैप्स एज ऑफ नाउ इनटू द बजट आई एम सीइंग करेक्शन इन द लार्ज कैप नेम्स एक्सेप्ट एक्सीएल टेक। बिरला सॉफ्ट जिसमें हमारा साल भर का डबल होने का व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है, हर पुलबैक में से हम और लेंगे। और फार्मा में देखिए जो लार्ज कैप्स है ना, जो आपके सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, वो लगता है निफ्टी के साथ 18-20% तक इन स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। बट कुछ चंद फार्मा के जो छोटे स्टॉक्स हैं, और डीवी जिसका हमने 5000 से रुक लिया हुआ है, 5000 के भाव से कि 2000 तक जाएंगे, वो हर रैली में सेल है, वो स्टॉक एक अलग ही साइकिल में चल रहा है। और बाकी के जैसे कुछ छोटे स्टॉक जैसे लॉरस, शिल्पा मेडकेयर, बायोकॉन, ग्लैंड फार्मा, इन सब में बड़े बॉटम बनने के सूचक तैयार होने लगे, किसी भी टाइम में बड़ा बाई ट्रिगर हो सकता है। ऑलराइट सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। काफ़ी डिफरेंशिएटेड व्यू देखे गए, स्पेशली जो लास्ट लिस्ट बोली उन्होंने अभी, ग्लैंड, लॉरस, शिल्पा, बायोकॉन, इसमें सबका पोर्टफोलियो खाली हो चुका है। आपने देखा ही होगा क्या ज़बरदस्त प्राइस डैमेज है, और इसलिए भी ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सुशील को लगता है कि एक रैलीज के लिए तैयार हो रहे हैं, 40 से 50% के रिबाउंड दे सकते हैं। बाजार डेज हाई पे थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो बीटीएसटी ट्रेड्स हम अपने सुदीप और राजेश से भी ले लेते हैं आगे जाने के लिए शॉर्ट टर्म में। 2 दिन की अच्छा स्टॉक मूव के अच्छे मूव के बाद ऑलमोस्ट 1860 के आसपास। बताइए राजेश, आप बताइए, आप क्या शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेके जाएंगे? बीटीएसटी में आपकी रुचि है या आप बेच के जाएंगे बाजार को? नहीं अजय जी, बाय ही करके जाएंगे। कल भी हमने बाय रिकमेंडेशन ही दिए थे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हायर साइड का ब्रेकआउट निफ्टी का बनेगा। यहाँ पे कैपिटल गुड्स स्पेस से सीमेंट्स पे फोकस है। स्टॉक अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को यहाँ पे अब निकालते हुए दिख रहा है। जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे आज बनते हुए दिख रहे हैं सीमेंट्स में, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 3120, 3150 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा 3020 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो फार्मा स्पेस से जाइडस लाइफ। स्टॉक में 4-5 दिन के करेक्शन के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके एक बाउंस एक्शन बनाया है। जिस तरीके के बाउंस बैक एक्शन यहाँ पे बने जाइडस लाइफ में, हमें लगता है ये मोमेंटम 460 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। जाइडस लाइफ बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होगा करीब 432 के आसपास।
तो तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो मेटल स्पेस है, उसमें हिंडाल्को पे बाय करने की सलाह है। मेटल स्पेस पूरा ही एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है और जिस तरीके के ब्रेकआउट हिंडाल्को ने आज दिखाए हमें लग रहा है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए 525 की तरफ, स्टॉप लॉस होगा करीब 496 के आसपास। राजेश जी के बीटीएसटी ट्रेड, सुदीप आपकी तरफ से बीटीएसटी ट्रेड्स क्या होंगे? मेरा पहला बीटीएसटी ट्रेड है महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएनएम। हमने देखा है कि ये पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा था, बट जो इसकी 9 जैन को जो स्टॉक में 3-3.5% का गेन किया था और उसके बाद डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड में आ रहा था, तो ये कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है कि ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और कल और परसों तक मुझे लग रहा है ये 1300 के स्टॉप लॉस से इसमें हम 1340 और 1350 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा मेरा बीटीएसटी के लिए, वो है एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड में पिछले 7-8 दिन के कंसोलिडेशन जो हमने देखा था, जो तकरीबन 2580 से लेकर 2640-50 के बीच में था, स्टॉक ने आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी दिया है उसमें से और कंसोलिडेशन से बाहर निकला है और 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से वो सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एचडीएफसी लिमिटेड में एक बीटीएसटी करके जा सकते हैं 2660 के स्टॉप लॉस से 2710 के टारगेट के लिए। एचडीएफसी पर ये राय इस वक्त और एचडीएफसी ट्विंस में हम एक्शन भी देख रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के भी नतीजे कल आने वाले हैं। राजेश जी एक बार चार्ट चेक कीजिए, हम अच्छी तेजी इस हफ्ते देख चुके हैं, करीब 5% के अपमूव्स पिछले 4 सेशंस में दिखा चुका है HUL का काउंटर। तो पूरा एफएमसी पैक एक अच्छा बाइंग एंगल दिखा रहा है। यहाँ पे रिजल्ट के पहले स्टॉक जिस तरीके से पोजीशन है, हमें लगता है यहाँ पे 27-25 ये इमीडिएट हर्डल है। अगर ये लेवल को सरपास करता है, रिजल्ट में अगर पॉजिटिविटी आती तो ये लेवल सरपास होते हुए दिखेंगे और देन नेक्स्ट टारगेट इसका 2780 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो अभी सलाह ये होगी जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड कर सकते हैं। 2645 ये स्टॉप लॉस होगा और इमीडिएट टारगेट 2725 वो लेवल क्रॉस होते हैं तो 2780 की तरफ भी स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। एक स्टॉक अभी लास्ट 5 मिनट में अचानक बहुत जोर से चला है, क्या ये ब्रेकआउट मूव है? क्योंकि बहुत करेक्टिव फेज में चला गया था पतंजलि फूड्स। सुदीप जरा देखिए 4-5% ऊपर हो गया अचानक 25 तारीख को, यानी अगले बुधवार इसके रिजल्ट हैं। 1450 वाला नीचे 1120-25 तक गया। ये अपमूव को कैसे रीड करेंगे आप, ये जो अभी लास्ट 5-7 मिनट में हुआ है? 50 रुपए ऊपर चल गया। सुदीप अजय जी, जो आपको हम ऑलरेडी तो पहले से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, अपने 200 डीएमए के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, पर आज जो इसने पिछले आधे पौने घंटे में ये 1130 से लेके 1190-1200 तक का एक रैली जो इसने स्टॉक दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है आज अभी तो ये कोशिश कर रहा है 200 डीएमए के ऊपर आके सस्टेन करने के लिए। और एक दिन का फॉलोअप एक्शन में कल देखना चाहूंगा कि ये 1205-1210 के ऊपर सस्टेन करे, जो एटलीस्ट वो होगा कि पिछले 7-8 दिन का ये हाई निकाल लेगा। अगर ये 1210 के ऊपर सस्टेन करेगा तो तब जाके एक शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको एक ट्रेंड रिवर्सल मान के चल सकते हैं। वरना ये क्या होता है, जब एक डाउनवर्ड चैनल में एक स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो हल्का फुल्का ओवरसोल्ड जोन से तो एक बाउंस बैक आ ही सकता है, न्यूज कोई भी हो पर बाउंस बैक आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कंडीशनली हम इसको अगर देखें 1210 के ऊपर सस्टेन करता है तब लेने के लिए तो वो ज्यादा हित में रहेगा। और मुझे लग रहा है 1210 के ऊपर स्टॉक 1250-1260 जा सकता है। एंड एक बार 1210 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करते हैं और हम बाय करते हैं तो इसके लिए 1185 का एक स्टॉप लॉस रखना जरूरी होगा। शॉर्ट टर्म में ये एक ट्रेंड रिवर्सल, लेकिन 1250 के पार तेजी का पूरा यहाँ पर आउटलुक पतंजलि फूड में लग रहा है। लेकिन कंजम्पशन प्ले में ही इसका कॉम्पिटिटर HUL, जिसका अभी हमने जिक्र टेक्निकली राजेश जी से चार्ट स्ट्रक्चर भी समझे, नतीजे कल आने वाले नंबर्स से क्या उम्मीदें लगाई जाए, आइए विनी से समझते हैं। विनी आप बताएं। HUL के जो Q3 FY23 नंबर्स है, ये टाइम अराउंड हम लोग एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू ग्रोथ आएगी अराउंड 14% की। मेनली ये टाइम भी प्राइसिंग लेड ग्रोथ ही होगी, पर वॉल्यूम ग्रोथ भी एक्सपेक्ट हो रहा है कि वहां पे भी थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी, तो 5% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। भूलिए मत कि कंपनी ने ऑलरेडी प्राइस हाइक ली हुई है काफी अपने डिटर्जेंट सेगमेंट में, सोप सेगमेंट में, तो उसकी वजह से प्राइसिंग लेड ग्रोथ प्रीडोमिनेटली ये टाइम भी वही होगी। उसके अलावा प्रॉफिट की बात करें 11.6% की प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन सिक्वेंशियली
इम्प्रूव होने की क्षमता है, क्योंकि क्या है करेक्शन हुई है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, जैसे PFAD प्राइसेस देखे वहां पे करेक्शन हुई है, पैकिंग मटेरियल में करेक्शन हुई है थोड़ी, और उसके अलावा कंपनी ने प्राइस हाइक्स ली हुई है तो वो थोड़ा सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को सिक्वेंशियल बेसिस पे। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रॉस मार्जिन्स अभी भी प्रेशर में रहेगी, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, और EBITDA मार्जिन्स भी सिमिलरली कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा इंफीरियर प्रोडक्ट मिक्स भी है जो EBITDA मार्जिन को इम्पैक्ट करेगा, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन जो एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन में अराउंड 140 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, और EBITDA मार्जिन एक्सपेक्टेड है अराउंड 23.6% पे ये टाइम। उसके अलावा फैक्टर्स टू वॉच आउट फॉर कमेंट्री में देखेंगे कि रूरल अर्बन ट्रेंड्स कैसे शेप अप हो रहे हैं, डिमांड ट्रेंड्स वहाँ पे कैसी है, आउटलुक कैसी है, उनकी न्यूट्रिशन बिजनेस में प्राइसिंग एक्शंस क्या लेने वाली है कंपनी आगे जाते हुए, और डिस्क्रिशनरी सेगमेंट और आउट ऑफ होम कंजम्पशन कैसे शेप अप हो रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, तो HUL के नंबर्स कैसे रहेंगे ये आपके सामने आ गया। HUL के चार्ट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। एक शेयर जो थोड़ी देर पहले पूजा बता रही थी आपको, एशियन पेंट्स, आपके एक तरफ तो ग्राफिक्स में ये चलता रहेगा कि एशियन पेंट्स के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको राजेश जी दिखेंगे जो ये बताएंगे कि एशियन पेंट्स पे करना क्या है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि $85-86 का क्रूड भी चल रहा है। राजेश जी जरा बताइए एशियन पेंट्स में क्या करना है, साइड में ग्राफिक्स लगा दीजिएगा कि एशियन पेंट्स के नंबर कैसे आ रहे हैं। डिम्पी जी देखिए, स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिला और काफी बड़ा करेक्शन था। स्टॉक सारे ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा है। अब ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास कहीं ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि ये करीब 28, 60, 70 के जोन में, और वहां से एक रिवर्सल भी बना है। बट हमें लगता है कि अभी भी स्ट्रक्चर वीक है। 3000 इसके लिए मेजर हर्डल का काम करेगा। जब तक ये 3000 के ऊपर का सस्टेन नहीं होगा, उसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब नहीं होगा, छोटे मोटे उछाल में वापस सप्लाई आते हुए मिलेगा। और ऑन द अदर एंड अगर नंबर के बाद थोड़ा सा भी वीकनेस रहता है नंबर में, और स्टॉक अगर 28, 60, 70 के लेवल को तोड़ता है, तो ये डाउन मूव फर्दर कंटिन्यू होते हुए भी दिख सकता है, जो कि इसको 2800 की तरफ लेके जा सकता है। तो अभी अगर यहाँ पे तेजी का ट्रेड बनाना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा 2870 का, क्योंकि एक अच्छे सपोर्ट के पास से स्टॉक ने एक बाउंस जरूर दिया है। तो हमें लगता है छोटा मोटा एक उछाल जरूर देखने को मिल सकता है 3000 की तरफ, वहां प्रॉफिट जरूर बुक करें। प्रॉफिट बुक कर ले वहां पे। डिम्पी, आपने मिर्जा इंटरनेशनल के सुपर हाउस के जूते पहने हैं क्या, रेड टेप और सुपर हाउस? क्योंकि दिल्ली में काफी बड़ा ब्रांड है वो, नहीं? हाँ बिल्कुल, वो अच्छे से डाले हैं। मैंने उनका प्लांट भी देखा है आगरा के आसपास, नोएडा आगरा के रोड पे एक उनका प्लांट भी है। जी हाँ, वो एक्चुअली कानपुरी कंपनी है, कानपुरी कंपनी है, और वो काफी बड़ा काम कर रही है। इधर लास्ट 1-1.5 साल में कई फंड्स उसके अंदर आ गए हैं, और स्पेशल सिचुएशन की तरह मिर्जा इंटरनेशनल को देखा जाता है। आज भी सुना है वहाँ पे एक्टिविटी काफी अच्छी है। सुदीप, मिर्जा इंटरनेशनल के चार्ट को देखिए जरा, किस लेवल के लिए तैयार हो रहा है? ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है क्या? अजय जी, मिर्जा इंटरनेशनल का अगर हम चार्ट देखें तो लॉन्ग टर्म के जो हम देख रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से 50 रुपए से लेके 360 तक एक अच्छा मूव आया था। वहां से 38% का स्टॉक ने रिट्रेसमेंट दिया है, और 220, 230 के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट जोन बना रहा है। डबल बॉटम भी स्टॉक ने बनाया है पिछले 2 महीनों में। और आज हम देख रहे हैं ये कि 13 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो इसका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है, जो हम एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड चेंज के लिए हम उसको देखते हैं, तो मुझे लग रहा है आज इसके ऊपर वॉल्यूम के साथ सस्टेन कर रहा है। तो इसमें जरूर ये लेवल पे बाय कर सकते हैं, जो सबसे मोमेंटम स्टॉक में बन रहा है। और ड्यूरिंग द डे भी हम देख रहे हैं कि पहले चार्ट्स पे भी बना रहा है। तो शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से ये इसमें बुलिश है हम, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये लेवल पे और डिप्स पे बाय कर सकते हैं। 248 के स्टॉप लॉस से 285 टू 290 के टारगेट, ये एक अच्छा बॉटम रिवर्सल कैंडिडेट है। ठीक है, 290 तक के टारगेट्स और पिछले कुछ महीनों की चाल, और इनफैक्ट आज के आज ही 10% तक के यहाँ पर मूव्स नजर आ चुके हैं। थोड़ी देर पहले खबर गर्म है सेगमेंट में शरद ने आदित्य बिरला फैशन रिटेल और ट्रेंड जैसे रिटेल स्पेसिफिक स्टॉक्स का जिक्र किया। दोनों ही शेयर्स फोकस में हैं, और डीलर ने स्पेशलिटी रिटेल में खरीदारी करना शुरू किया है, जिसके ठीक बाद ये स्टॉक्स जो हैं वो बातचीत में आना शुरू हो चुके हैं। डीलिंग रूम में तो सुगबुगाहट है ही। राजेश जी, इन स्टॉक्स पर आपकी राय क्या होगी? तो देखिए, करेक्शन देखने को मिला था ट्रेंड में पिछले कुछ दिनों में। आज के सेशन में जरूर यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, और स्टॉक में जो एक करेक्शन था, हमें लगता है कि अभी स्टिल देखे तो ओवरऑल स्टॉक वीक जोन में ही है। 1300 इसके लिए मेजर हर्डल है हायर साइड पे। जब तक 1300 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे, थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस रहेगा।
बट पुल बैक का ट्रेंड जरूर देखने को मिला। प्रीवियस वीक में जो लो बने थे उसके आसपास से स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके अच्छा पुल बैक यहाँ पे करंट वीक में बनाया, तो ये अपसाइड में थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 1270 1280 की तरफ ये स्टॉक जा सकता है, तो जिन्होंने लोअर साइड पे ट्रेंड में पोजीशन बनाई वहां पे जरूर प्रॉफिट बुक कर लें। दूसरा स्टॉक जो ABFRL की अगर हम बात करें तो ABFRL में भी अगर देखें तो ट्रेंड अभी भी इसका वीक ही है। कंटिन्यूस बेसिस पे अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 6 से 7 वीक से एक लोअर लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक दिखाता है कि सस्टेन डाउन ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जरूर इसमें थोड़ा एक पुलबैक का ट्रेंड बना है, बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे बाय करने के लिए थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे जब तक कि स्टॉक 275 280 के जोन को क्रॉस नहीं करेगा। हमें लगता है थोड़ा अभी भी यहाँ पे एक दबाव बना रह सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर स्टॉक में 258 ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो ये वापस कंटिन्यू करेगा अपने डाउन मूव को और लोअर साइड पे 245 तक भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो ABFRL थोड़ा अभी हम अवॉइड करेंगे, वेट करेंगे 275 के ब्रेकआउट। काम किया है ABFRL तो पूछ लिया मानसी ने और राजेश सर से, और मेरे को जरा दूसरा शेयर शरद का पूछना है, वो है रेमंड्स। एक तो इसके नंबर्स अच्छे आएंगे, शेयर अच्छा भी है, ब्रेकआउट भी कर रहा है। सुदीप, आप जरा रेमंड्स के चार्ट चेक करो, जरा ये बताइए कि रेमंड्स को BTST करना चाहिए या फिर अभी नहीं करें, रुक जाएं? देखिए रेमंड का जो हिसाब से सेटअप है मुझे लग रहा है कि इसमें BTST करके जा सकते हैं। भले ये लास्ट आधे एक घंटे में थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर आया है, बट ओवरऑल अगर हम चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से तो हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट ही है, पर शॉर्ट टर्म में जो हिसाब से ये बीच में कंसोलिडेट कर रहा था 1510 और 1425 के बीच में, स्टॉक ने पिछले 2 दिन का जो प्राइस एक्शन है और मोमेंटम है उससे आज तो वो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट तो स्टॉक ने दिखाई दिया है। ये खाली है कि आज ये 1540 के ऊपर यदि क्लोज दे देता तो ये कंप्लीटली बुलिश हो जाता, बट ये फिलहाल अब भी तो मॉडरेट बुलिश है। बट मुझे लग रहा है इसमें BTST करके जा सकते हैं या जो हिसाब से सेटअप है, और 1490 के स्टॉप लॉस से 1560 और 1580 के टारगेट इसमें आने वाले कुछ दिनों में हम देख पाएंगे। 1580 तक के चार्ट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं इस वक्त रेमंड में, क्लियरली BTST का कैंडिडेट। और इस वक्त बाजार के मूड माहौल को अगर देखेंगे, सारे के सारे इंडेक्सेस टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ आप हरे निशान के साथ ट्रेड पाएंगे। आज का सेंटिमेंट जो है वो काफी अच्छा रहा। दिन की शुरुआत हमने देखी हल्की फुल्की, लेकिन उसके ठीक बाद बाजार ने जो एक तरफा तेजी की चाल पकड़ी वो इंटैक्ट रही। इस वक्त अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी 42,480 के लेवल्स, वहीं निफ्टी यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर 18150 के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे उसे रिक्लेम करने के बाद तेजी जो है लगातार बढ़ती गई। और इस तेजी में कौन से सेक्टर्स रहे जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया? एक तो मेटल स्टॉक्स की शाइन जो कि लगातार बढ़ती दिखी है। चाइना ओपनिंग रीओपनिंग के कैंडिडेट हैं और उसके चाइना रीओपनिंग की खबर आने के ठीक बाद मेटल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन, अच्छी तेजी हम देख ही चुके हैं। IT सेक्टर में लगातार 6th ट्रेडिंग सेशन है, जबकि हम देख रहे हैं अच्छा खासा एक्शन और मजबूती जो है वो काफी अच्छी नजर आ रही है। निफ्टी IT इंडेक्स अभी आपके टीवी स्क्रीन पर था, और चाहे बड़ी दिग्गज IT कंपनियां हो या फिर मिड कैप IT प्लेज की कंपनी हो, अच्छी मजबूती के बीच वहां पर ट्रेड नजर आ रहा है। और सवाल ये भी है कि पिछले एक साल में जो 30 से 40% की गिरावट दिख चुकी है उसके ठीक बाद अब क्या IT सेक्टर के लिए सेंटिमेंट्स वापस बुलिश होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? इसके अलावा अगर आप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, HDFC ट्विंस ने आज दिन की शुरुआत से ही बाजार को संभालने का काम किया और ये काम बरकरार रहा अब तक, यानी कि क्लोजिंग तक। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक के चार्ट्स देखेंगे, अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर कामकाज और अच्छा एक्शन यहाँ पर भी नजर आ रहा है। L&T के स्टॉक में करीब 2500 करोड़ तक के यहाँ पर ऑर्डर विंस की खबर आई थी 2 दिन पहले, उसके ठीक बाद L&T के स्टॉक में भी एक पॉजिटिव मूवमेंट, और ये पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो आज तक बरकरार रही। स्टॉक में करीब 2.5 से 3% तक के अप मूव्स आज के सत्र में देखने को मिले। वहीं टेलीकॉम प्लेज में भारतीय एयरटेल का स्टॉक भी पीछे नहीं छूटा। आज कंट्रीब्यूटर्स में भारतीय एयरटेल में भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला और ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स भी रहे। हालांकि हैवी वेट्स लाइक रिलायंस इस वक्त बाजार की तेजी में साथ नहीं दे रहे हैं। बिकवाली का दबाव करीब 0.5% के नीचे की गिरावट इस वक्त आप रिलायंस के काउंटर में 2473 के लेवल्स पर कामकाज देखेंगे।
अल्ट्राटेक सीमेंट प्लेज में लगातार एक्शन तेजी का दिखा, लेकिन आज अल्ट्राटेक सीमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वहीं एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ, इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ के नतीजे भी 20 तारीख को आने वाले और नतीजों से ठीक पहले एक्शन पैक माहौल था, लेकिन आज हम देख रहे हैं एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक जो है वो पीछे छूटता हुआ लाल निशान के साथ। बहरहाल कोल इंडिया के स्टॉक में मजबूती आप देख पाएंगे, अच्छी मजबूती के बीच वहां कामकाज है। आज ही के सत्र में आईटी सेक्टर और एचडीएफसी ट्विंस को अगर छोड़ दें और मेटल्स को छोड़ दें, पॉलीप्लेक्स के काउंटर में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। करीब 10% भाग चुका ये स्टॉक अच्छी तेजी के बीच, और थाईलैंड के कारोबार में हिस्सा खरीद की जो खबर आती हुई दिखी उसके ठीक बाद इस स्टॉक में अच्छा एक्शन। पीटीसी इंडिया एक्सक्लूसिव न्यूज हमने करी थी और उसके ठीक बाद स्टॉक में लगातार दूसरे दिन 5% का अपर सर्किट लगा। बड़ी दिग्गज कंपनियां, बिग प्लेयर्स इसमें स्टेक खरीद की बात करें और इसके ठीक बाद स्टॉक में मूवमेंट। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर, अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों के नाम सामने आते हुए स्टेक एक्विजिशन के लिए यहाँ पर खबरें और बातचीत चलती हुई। रिजल्ट स्पेसिफिक इंडसइंड बैंक पर नजर रखनी होगी क्योंकि नतीजों से पहले इंडसइंड बैंक में हमने देखा कॉशियस नजरिया था। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 18% बढ़ने का अनुमान जरूर है, लेकिन वायदा बाजार की कंपनियां पर्सिस्टेंट और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे नंबर्स पर भी नजर आज रखनी चाहिए। कल दो बड़ी दिग्गज कंपनियां एचयूएल के नतीजे और साथ ही एशियन पेंट्स के नंबर्स आएंगे। एशियन पेंट्स में गिरावट देखी जा चुकी है और उसके ठीक बाद नतीजे कैसे रहेंगे इस पर खास नजर रखनी होगी क्योंकि मार्जिन में बढ़त के आसार हैं और एचयूएल के स्टॉक में भी इनफैक्ट लगातार हम देख रहे हैं 2 दिनों से एफएमसीजी प्लेज में जो बढ़त के साथ ट्रेंड खुला है वो ट्रेंड आज भी बरकरार रहा। एचयूएल में अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिखा। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सेंसेक्स 61,045 के लेवल्स पर करीब 400 अंकों की बढ़त दिखाते हुए 18,150 से भी आगे निकलकर 18,163 के लेवल्स पर क्लोजिंग हम देख रहे हैं। निफ्टी में 110 अंक की बढ़त 18,200 के करीब जाने की पूरी कोशिश। अब देखना ही होगा कि कल का सेशन क्या 18,200 के दर्शन करवाता है या नहीं। बैंक निफ्टी 250 अंकों की बढ़त 42,467 के लेवल्स पर आउट परफॉर्मेंस, अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स क्लोज होते हुए। एडवांसेस 1133, डिक्लाइंस 912। अच्छा सेशन, डिसेंट शुरुआत और उसके बाद दमदार क्लोजिंग इस वक्त बाजार की आप देख रहे हैं। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन जबकि अपमूव्स जो है मार्केट्स के बरकरार है। राजेश जी, सुदीप जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए, ट्रेडिंग आइडियाज भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक और खबर आपको बता दें। आज स्वदेश विशेष में एक तरफ हम बात करेंगे बजट की और ये बात आसान भाषा में होगी जहां आज एविएशन सेक्टर पर खास फोकस रहेगा। वहीं शो के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि कैसे भारत का ऑटो सेक्टर जापान को पीछे छोड़ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनकर उभरा है। तो हमारी इस खास पेशकश पर जरूर नजर रखें। स्वदेश विशेष 5 बजे हमारे साथ जुड़ें और वहीं टॉप गियर में ऑटो इंडस्ट्री 5:15 बजे इस पर डिटेल डिस्कशन होगी स्वदेश विशेष में।